नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम दिखाएंगे किस राज्य के क्या सुर्खियां है, किस अखबार ने क्या छापा है, किस चैनल ने क्या दिखाया है और सोशल मीडिया पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में 5 खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे किस राज्य में कौन सी सुर्खियां बन रही है खबरों के। सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं एसबी द्विवेदी जी, लखनऊ से जुड़े हुए हैं गोपाल कृष्ण जी और देहरादून से भूपेंद्र पन्नू और शिमला से जुड़े हुए हैं अजय सैनी। ये सभी आपको बताएंगे किस राज्य का क्या है आज की सुर्खियां। तो मैं ले चलता हूं आपको मध्य प्रदेश, जहां हमारे साथ मौजूद है सूरज पाठक जी। सूरज जी, क्या है मध्य प्रदेश का हाल और क्या सुर्खियां बनी है आज के अखबारों में और क्या है सोशल मीडिया के विशेष खबर? देखिए, अखबारों की बात करें तो अखबारों में सबसे पहले तो जहां मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और बस कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लागू होने वाली, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक तैयारी कर रही हैं। उन खबरों को सुर्खियां बनाया गया है। बात करें मोहन खेड़ा की, तो कल मोहन खेड़ा में प्रियंका की सभा होने वाली है। कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी आज वहां पहुंच रहे हैं और मोहन खेड़ा के बारे में ये छपा है अखबारों में कि मोहन खेड़ा वह जगह है जहां से चुनावी अभियान की शुरुआत करना या जहां सभा करना कांग्रेस के लिए लाभदायक रहा है और शुभ होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय भी मोहन खेड़ा में सभाएं होती रही हैं और वहां की हुई सभाओं से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलती रही है। इस तरह से खबर को मॉडिफाई करके प्रेषित किया गया। दूसरी बात है कि अरुण यादव की खबर छपी हुई है कि 2 बार सांसद रह चुके हैं अरुण यादव। अरुण यादव अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। 2018 में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर बुधनी से चुनाव लड़े थे और इस बार उनका मन नहीं है चुनाव लड़ने का। देखिए, बात करें एक बात यहां करना चाहूंगा, ये अरुण यादव पिछले बार शिवराज के सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनके भाई को कसरावत से टिकट दिया जा रहा है जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे जी। तो निश्चित रूप से 2 भाइयों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस बहुत सतर्क है जी, बिल्कुल। ये जो कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन है जी हाँ, तो क्या लगता है कि आज जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सूची जारी कर चुके हैं उम्मीदवारों के जी हाँ, वही आपके अभी तक किसी भी प्रकार की सूची या एक भी उम्मीदवारों के नाम मध्य प्रदेश से कांग्रेस का नहीं आया है। तो क्या लगता है कि ये सुस्ती के कारण और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले सूची जारी करके जो चुस्ती दिखाया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई थी। हालांकि 2 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं वो कह चुके थे कि सबसे पहले कांग्रेस की सूची आएगी, लेकिन उनके इस बयान के बाद भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि क्या कारण है, तो इसमें सबसे बड़ी कारण जो सामने आ रहा है कि जिस तरह से रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी, जो 3 तरह के सर्वे हुए थे, सर्वे की रिपोर्ट आई थी और कांग्रेस सूची जारी करने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले सूची जारी कर दी। दूसरी सूची पर काम हो ही रहा था, वहां सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी और यहां पर भी जो प्रदेश प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला वो आए हुए थे। उस बैठक के चलते ही ठीक अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की और कांग्रेस को चौंका दिया है, क्योंकि दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री 7 सांसदों के नाम कर दिए। तो कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा प्रत्याशियों के चयन को लेकर, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आई है उस दूसरी सूची में जो दिग्गज उतारे गए हैं तो कांग्रेस भी उन दिग्गजों के सामने कुछ दिग्गज नाम जारी कर सकती है, जैसे कि स्वयं कमलनाथ हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने कहा है कि मैं एक सीट पर बंधकर नहीं रहना चाहता हूं, मैं पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करूंगा, तो मैं छिंदवाड़ा सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांतिलाल भूरिया का नाम सामने था। आपने कहा कि 2 भाइयों को टिकट नहीं मिलेगा, अरुण यादव का नाम उस लिस्ट में था, लेकिन ये एक समीकरण हो सकते हैं कि 2 भाइयों को एक साथ टिकट ना दिया जाए, क्योंकि परिवारवाद का आरोप तो हमेशा कांग्रेस पर लगता ही रहा है। तो राजनीतिक खबर के अलावा कौन सी खबर आज की सुर्खियां बन रही है? एक और खेल की खबर है कि जहां पर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम जो है वह क्रिकेट टीम फर्स्ट ओवर से लेकर डेथ ओवर तक में वहां उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और उस प्रदर्शन के लिए जो कहा जा रहा है कि भारतीय जो टीम है, भारतीय टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और पूरे देश को इस बार उम्मीद लगी हुई है कि इस बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप लेकर के आएगी। ये
इस खबर को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। साथ ही राजनीतिक खबरों के अलावा कुछ अपराध की खबरें, कुछ अपराधी खबरें, चौंकाने वाली खबरें हैं कि अलग अलग तरीके से कार में केमिकल से धुआं करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस तरह की खबरें भी हैं कि उनको स्थान मिला है। जैसे कि आपने और भी कहा कि दूसरे चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर भी कुछ खबरें इस तरह से वायरल हो रही हैं, जैसे प्रहलाद पटेल का आम जनता के बीच जाना, किसी के घर जाकर के बैठना। तो ये जो सोशल मीडिया पर ये खबरें भी सुर्खियां बटोरे हुए हैं। चलिए अन्य खबरों पर मैं आऊंगा आपके पास फिर से लौटकर। जी इस हम आप चलते हैं रायपुर की ओर। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसबी द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, वहां भी इलेक्शन है, पूरा राज्य इस समय इलेक्शन बोर्ड पर है, तो क्या लगता है आज के क्या है सुर्खियां अखबारों के, और क्या वहां पर जो है विशेष खबर आज आप लेके आए हैं? जी, यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा जगदलपुर में थी, जो नरनार स्टील प्लांट को लेकर उनका उद्घाटन करना था, और साथ में वहां से ताड़ोकी से लेकर रायपुर तक के एक ट्रेन का संचालन भी कराना था, जो ट्रेन आवागमन के लिए वहां के लोगों को जो परेशानी होती थी उसको हरी झंडी दिखा के उन्होंने वहां से रवाना किया। तो सबसे बड़ी प्रमुखता से सारे अखबार, मीडिया, जितने संस्थान हैं, चाहे न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, सारों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से अपनी हेडलाइन बनाई हुई है। उसमें मोदी ने जातिगत सर्वे को लेकर सबसे बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है, जिसपे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जितने कुत्ते बिल्ली यहाँ नहीं घूम रहे हैं, उससे ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। तो ये शब्द इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है यहाँ पे। और हेडलाइंस यदि देखें हम अखबारों में, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सीजीपीएससी के लिए भी ऑनलाइन कोचिंग देने की शुरुआत कर दी है। द्विवेदी जी, आपसे एक बार और मैं चाहूंगा कि एक शब्द जो वो कुत्ते बिल्ली वाली जो बात है, एक बार और रिपीट करिए कि ये किसने कहा और किस संदर्भ में कहा। ये पीएम के बयान पर सिलसिलेवार जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि जितने बिल्ली नहीं घूमते उतने ईडी और आईटी वाले यहाँ घूम रहे हैं। ओके, चलिए आइए अन्य खबरों के। और क्या खबरें हैं जो विशेष खबर है राजनीति से हटके? राजनीति से हटके यहाँ की एक विशेष खबर ये है कि जेईई और नीट की जो कोचिंग ऑनलाइन सरकार कराती थी, इसके अलावा अब वो सीजीपीएससी जिसमें सामने आए हैं उसको भी अब कोचिंग देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा एक ऐसी खबर है कि ऐसा साइबर थाना भी यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है जिसमें से 10 लाख से अधिक के केस ही दर्ज होंगे। ओके, और खबरों के लिए हम दोबारा लौट के आएंगे। अब हम चलते हैं लखनऊ की ओर, जहां गोपाल कृष्ण हमारे साथ मौजूद है। और गोपाल कृष्ण जी, क्या खबर है आज के लखनऊ की, और कौन कौन सी खबरें आज की सुर्खियां बन रही है वहां पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सुर्खियों को मामले में अगर देखा जाए तो सुर्खियों में सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ की अन्नू जो है स्वर्ण पदक एंथलेटिक्स में आधा दर्जन पदक पा चुकी है। इससे जो है सबसे बड़ा बात है प्रदेश में मेरठ से पारुल और अन्नू का स्वर्ण पदक में जो नाम जा रहा है। अब मैं चलता हूं देहरादून, जहां हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, क्या खबर है? कल बहुत बड़ा झटका लगा है देहरादून में, और क्या लगता है कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, और क्या आज के अखबारों में इसमें खबरें हैं? भूकंप के अलावा जो है कल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सर रेल मार्ग का भी जो है उसको भी अपने हरी झंडी दिखाई है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जो है वह रेल मार्ग बनाया जाएगा वहाँ। अच्छा, और कोई प्रमुख खबर हो तो आप ये करिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। और अब मैं चलता हूँ शिमला, जहां हमारे साथ अजय सैनी जी मौजूद है। अजय जी, क्या है शिमला के हाल? क्या ठंड के साथ साथ क्या कोई वहां पर कोई कुछ इस प्रकार की खबरें जो वहां पे गर्माहट पैदा कर रही हो? तो सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, तब से काफी जोर शोर से कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का एक हिमाचल का चेहरा है, बड़ा चेहरा है वो, तो इसलिए उन्होंने काल के जो जितने भी लोगों की नौकरी छूट गई थी उस पर मंथन करने की दोबारा से उन लोगों को नौकरी पर लगाया जाए। दूसरी खबर यह है अजय श्रीवास्तव जी कि
वर्ल्ड कप की जो टीम बांग्लादेश की टीम है वो हिमाचल धर्मशाला पहुंच चुकी है और वहां पर खालिस्तान के नारे लगाए गए, खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया, उसको मिटा दिया गया, पुलिस ने वहां की मिटा दिया गया और पुलिस उसमें जांच में लगी हुई है। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि ठंड का जोर शुरू हो गया है कि पहली बर्फबारी कुल्लू में और आपका रोहतांग में हो चुकी है और रोड बंद कर दिया गया था। 2-3 दिन से रोड वहां बंद था, लेकिन आज रोड वहां खोल दिए गए हैं। श्रीवास्तव जी जी, और कोई खबर है तो उसमें आप याद कर लीजिए, फिर मैं लौट के आऊंगा। अब फिर से मैं भोपाल की ओर मुड़ूंगा। मैं भोपाल के क्या है और खबरें जो अभी मैं आपने राजनीतिक खबरें बता दी है और कुछ क्राइम की खबर भी बता दी है, और क्या खबरें हैं जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आज की सुर्खियां बन रही है। एक बड़ी खबर जिस पर सबकी नजर थी, सब इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी उसके लगभग 4 दशक पूरे होने को हैं और 4 दशक पूरे होने को लगभग 38-39 साल बाद 7वां समन तामील हुआ और डाउ केमिकल के लोग जिनको आरोपी माना गया है उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। उनके वकील कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा है कि हम यहां पर इस मामले की सुनवाई नहीं चाहते हैं। तो ये एक प्रमुख खबर बनी रही है जिस पर सबकी नजर रही है। कल से लेकर के हमारे चैनल ने भी ये चीज दिखाई थी कि सोशल मीडिया पर सब इस चीज को तलाश करते रहे। आज अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है कि क्या हुआ कल कोर्ट में, उनके वकील ने क्या कहा है और कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लेकर के 7 समन तामील किए थे, 7वां समन तामील हो, क्योंकि इसके पहले भेजे गए 6 समन तामील नहीं हो पाए थे, 7वां सम्मन तामील हुआ और इसको लेकर के सियासी गलियों में भी हलचल रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि 7वां सम्मन जो तामील हुआ है वह भारत और अमेरिकी संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। उस प्रगाढ़ता के बाद अमेरिकी संसद में डाउ केमिकल के प्रत्यर्पण को लेकर के या उन आरोपियों के खिलाफ केस चलने को लेकर के बात उठी थी, अमेरिकी संसद में यह मसला उठा था, उसके बाद यह सम्मन तामील हो पाया है। तब वहां जब कल कोर्ट में पेश हुए उनके वकील, उन्होंने कहा कि हम यहां इस मामले की सुनवाई नहीं चाहते। हालांकि कोर्ट ने अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कोर्ट इस पर क्या संज्ञान रखना चाहता है। अगली सुनवाई 25 तारीख को होनी है, तब देखते हैं कि कोर्ट अपना क्या संज्ञान रखेगा। इस खबर को लेकर के सबकी नजर रही है। सब ये चाहते थे, खासतौर से वो भोपालवासी जिन्होंने उस त्रासदी को झेला और मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं विश्व के लिए सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के रूप में जाना जाता है 3 दिसंबर 1984 का भोपाल गैस कांड। उससे संबंधित खबर पर सबकी नजर रही और हर अखबार ने हर चैनल ने प्रमुखता से दिखाया, हर अखबार ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है। जी जय श्रीवास्तव जी। चलिए एक बार और रायपुर के ओर चलते हैं। द्विवेदी जी, रायपुर में क्या स्थिति बन रही है? इस बार लोग बोल रहे हैं वहां जो राजनीतिक माहौल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर वहां पर बोला जा रहा है। तो आपके नजर से क्या लगता है, क्या अन्य पार्टी भी वहां आएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई है वो एक तरफा होना है और जो माहौल है कि कांटे की टक्कर है? आप क्या मानते हैं? जी श्रीवास्तव जी, एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि हमेशा से लड़ाई यहाँ पे जो हुई है, मुकाबले जो हुए हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही हुए हैं। लेकिन बीच बीच में जो पार्टियां आती जाती हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, छत्तीसगढ़ समाज पार्टी हो गया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो गया और समाजवादी पार्टी हो गया, ये छोटी छोटी पार्टियां आती हैं जो खाली एक कुछ मात्रा में वोट प्रभावित करती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी दखल अभी शुरू की है, उससे लगता है कि कुछ समीकरण जरूर यहाँ पे बिगड़ने के आसार बनते हैं कांग्रेस के। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। यहाँ 18 से 19 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 5000 से कम वोटों के अंतराल से यहाँ पे सीटों के फैसले हुए थे। यदि इस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है और 90 विधानसभा में कहीं अपने प्रत्याशी खड़ी करती है, तो कहीं ना कहीं यदि 2-2, 4-4 हजार वोटों का अंतराल यदि वो खींचने में कामयाब हुए तो यहाँ समीकरण कांग्रेस के लिए बिगड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का? हर जगह तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं है। तो क्या लगता है, कांग्रेस के तरफ से तो क्लियर है भूपेश बघेल ही रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? यहाँ पे अभी तक के स्पष्ट तौर पे ये उनके चेहरे के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे जैसे 3-4 प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, अरुण साह हो, धर्मलाल कौशिक हो, या फिर आदिवासी मुख्यमंत्री का कार्ड एक बार फिर से खेला जा सकता है। तो क्या उसके घोषणा भी हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या इस प्रकार की घोषणा होने की संभावना है?
पूर्व में तो इस प्रकार की घोषणाएं दोनों पार्टियों ने की थी, लेकिन अभी तक के तो कुछ फलीभूत होते नजर नहीं आ रही है। कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे अभी तक के प्रोजेक्ट किया नहीं गया है। एक और सवाल आपसे है कि जो टी.एस. सिंहदेव जी, क्या लगता है कि पिछले बार जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वादा किया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उप मुख्यमंत्री अंतिम समय में आके बनाया गया, तो क्या इस बार मुख्यमंत्री के रूप में टी.एस. सिंहदेव जी का नाम भी चलेगा वहां पर? नाम तो जरूर चल सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है कि शुरू में जैसे कि 4 जो दावेदार थे, चंद्र, ताम्रध्वज, साहू, सिंहदेव, तो टी के बीच में ही मतलब ये चीजें तय हुई थी 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी कि 2.5 साल वाली फार्मूले लागू होंगे या नहीं। लेकिन अंतिम क्षण में टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी टी.एस. सिंहदेव को मैनेज करने का काम की है। चलिए हम एक बार और लखनऊ की ओर चलते हैं। गोपाल कृष्ण जी, क्या स्थिति है? अभी आपकी आवाज पहले क्लियर नहीं थी। आज के कौन कौन सी खबरें जो है सुर्खियों में है, और क्या है आज योगी का उसमें कहां कहां दौरा है, और क्या क्या होने वाला है आज लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुख्य खबर जो आई है वो अस्पतालों को लेकर आई है। अस्पतालों में पंजीकरण से दवा काउंटर तक की जो है काफी मारामारी रही, काफी भीड़ भाड़ रही, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं पे दूसरी खबर जो लगी है प्रतापगढ़ इंटरसिटी की बोगियों में, वहाँ जो है जनरल डिब्बे है नहीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। और जो है जनरल डिब्बे ज्यादातर हटा दिए गए हैं, जिससे जो है यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। दो जनरल डिब्बे आगे लगते थे और जो है उसके अलग लगते थे, अब वो नहीं लगते हैं। अब केवल एक ही जनरल डिब्बा लिखता है, जिससे जो है लोगों को काफी परेशानी। दूसरी जो खबर है वो बाइक की टक्कर से मां की मौत हुई, जिससे जो है बाइक के गोद से बच्चा एक छोटा सा गिर के जो है जमीन पे गिर गया और उसकी मौत हो गई, जिसके कारण जो है उसकी मां को जो है काफी दिक्कत हुई और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं पे दूसरी खबर है प्राणी उद्यान परिवार में जल्द शामिल होंगे हिप्पो के शेर और भालू। तो ये तमाम सारी खबरें हैं। और जो है उत्तर प्रदेश की जो मुख्य खबर आ रही है वो जो है इंटरसिटी को लेके आ रही है। तो इंटरसिटी में काफी परेशानियां आ रही हैं। लोगों को ट्रेन में बैठने के लिए अब जनरल डिब्बे में आम आदमी बैठ नहीं सकता है, क्योंकि जो है बोगियां कम है, दिक्कतें ज्यादा हैं। जी चलिए एक बार और हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र जी, आपने बहुत खबरों के विषय में पहले जानकारी आपने दी है, अब और क्या खबरें रह गई है जो जनता को आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है यहाँ लगभग बाजपुर में 2 महीने से जो है किसान परेशान है, क्योंकि उनकी जो समस्या है लगभग 5,800 एकड़ जो भूमि है और नजूल की एक लगभग 20 की भूमि थी, जिसको कि गवर्नमेंट अब जो है अपना कब्जा वहाँ करना चाह रही है। तो इसी को लेके जो है किसानों ने वहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रखा है लगभग 2 महीने से, तो काफी परेशान है। और हरिद्वार से जो खबर है उसमें जो है प्रमुखता से दिखाया गया, कल जो है एक डीएम कार्यालय में पुलिस ने जो है खुदकुशी कर ली। अब पूरी खबर को बताइए कि किसने खुदकुशी की है और क्यों की है? ये अभी जो है सुसाइड नोट मिला है, लेकिन जो पुलिस ने जो है सुसाइड नोट को जो है अभी सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन काफी दिनों से जो है ये जो कर्मचारी था काफी दिनों से परेशान था, काफी दिनों से ये, लेकिन ये खुलासा नहीं हो पाया कि जो इसने खुदकुशी की है ये क्यों की है, ये भी पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। चलिए एक बार और हिमाचल चलते हैं, और जहां हमारे साथ अजय सैनी जी अभी मौजूद है। आपने बहुत खबरों के विषय में पहले जानकारी दी है, अब क्या खबर बच गई है जो हिमाचल के विषय में हो, जो आज की सुर्खियां बनी हुई हो? मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक की सरकार
और जो गवर्नमेंट देती थी अब इन्होंने 6 दी गई है। उस 6 किलो अनाज के साथ साथ मूंग दाल ये पहले देते थे, डिपो पे मूंग दाल नहीं है, अब काला चना ये लोगों को देंगे। वहीं दूसरी घोषणा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कही है, मुख्यमंत्री जी ने, कि कोई भी हिमाचल में अनाथ नहीं रहेगा। दूसरी बात, हिमाचल में अभी आपदा आई थी, पिछली बरसात में काफी आपदा आई, वहाँ काफी पुल ढह गए, काफी नुकसान, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार उनको धनराशि नहीं दे रही है। तो वही प्रमुख खबरें ये हैं कि आपको इस वक्त सर्दी का प्रकोप वहाँ शुरू होने वाला है, क्योंकि ये, और दूसरी बात ये है कि यहाँ हिमाचल में रोडें बहुत खस्ता रोडें हैं यहाँ पर। हम लोग भी वहाँ गए, हमने देखा बहुत रोडें खराब है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। दूसरे जो केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण है, एक ऐसी जगह है जो काफी सहयोग की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ से आते हैं। अब वैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, तो मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, और वो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि वहाँ वीरभद्र भी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि वीरभद्र जी अब नहीं रहे तो उनकी वाइफ का नाम आ रहा था, लेकिन उनके बेटे को वहाँ से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, श्रीवास्तव जी। एक बार और हम भोपाल की ओर रुख करेंगे। तमाम हमारे जो साथी हैं उन्होंने अपने अपने राज्य की जानकारी दी है। भोपाल के विषय में मैं बता देना चाहता हूँ, इस समय राजनीतिक गर्माहट महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार के हाल है। तो भोपाल में एक बार और मैं अंतिम प्रतिक्रिया में सूरज पाठक जी से चाहूंगा कि और कौन सी खबर बच गई है। जैसे कि आपने कहा कि चूंकि चुनावी साल है और चुनावी गर्माहट है और चुनावी बिसात भी लगभग बिछ चुकी है, तो हर अखबार में प्रमुखता से राजनीति की ही खबरें हैं, पार्टियों की तैयारियों को लेकर हैं। प्रहलाद पटेल की एक खबर है, प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका पूरा विश्लेषण दिया गया है अखबारों में। सूक्ष्मता से इस बात को दिखाया गया है कि वो सांसद तो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद वो विधायक का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कद कम किया है उनका, या फिर अपनी सरकार बनाने के लिए दिग्गजों की साख को दांव पर लगा दिया है। और जो बात आई है, जैसे कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी में गए थे, सुबह उन्होंने मेमो जो ट्रेन को थी, मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, और हरी झंडी जो दिखाई थी वो ट्रेन भोपाल से विदिशा जाने वाली थी। तो विदिशा वालों को कहा था कि ये आपके लिए मैं सुविधा दे रहा हूं। दूसरा, शाम को जब वो बुधनी पहुंचे तो वहां की जनता से पूछते हैं कि क्या मैं बुधनी से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। तो जो पहले बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनकी सीट बदल सकता है या फिर उनके चुनाव लड़ने पर संशय था। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दौरा रहा, उस खबर को प्रमुखता से दिया गया है कि वो खुद जनता से पूछ रहे हैं, बुधनी की जनता से, कि मैं बुधनी से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। तो इस खबर को भी अलग अलग तरह से अखबारों में पेश किया गया है। जी जय श्रीवास्तव जी। इसको हमने जो है करीब 20 दिन पहले जी हमारे देश न्यूज ने स्पष्ट चलाया था कि शिवराज सिंह बुधनी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी बिल्कुल। उसी खबर के धीरे धीरे पुष्टि हो रही है। जी बिल्कुल। आपको एक खबर की ओर में ले जाना चाहूंगा। कल शिवराज सिंह ने पत्रकारों के लिए बहुत कुछ सौगात दी है। जी हाँ। तो क्या है वो खबरें, थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताएंगे। मध्य प्रदेश में एक स्टेट राज्य के पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन का कल भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया है। यहाँ एक बात जरूर है, मैं आपकी इस खबर पर आऊं, लेकिन उसके पहले इस खबर को लेकर जो सुर्खियां चल रही हैं कि पितृपक्ष में भूमि पूजन। पितृपक्ष में हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई ऐसे शुभ कार्य का आगाज नहीं किया जाता है, शुभारंभ नहीं किया जा सकता है। तो पितृपक्ष में जो भूमि पूजन हुआ है उसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी, अखबारों में भी है कि क्या ये इस तरह की चीजें हैं। हालांकि पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है और पत्रकार भवन बनाने की जो बात, क्योंकि पत्रकार भवन में पहले कुछ विवाद भी रहे हैं, तो उन सारे विवादों को सुलझाते हुए एक नई शुरुआत, एक नया शुभारंभ जरूर किया गया है। और इसको लेकर के कि पूरे प्रदेश से कल पत्रकारों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, सबके आने जाने की व्यवस्था और विश्राम की, ठहरने की व्यवस्था की गई थी राज्य शासन के द्वारा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि चुनावी साल है, तो पत्रकारों को, मीडिया को भी ये बताना कि मीडिया का जो मुख्य कार्य है जनता और सरकार के बीच में संवाद का सेतु स्थापित करना। तो ये जनता और सरकार के बीच का सेतु या सरकार और जनता के बीच का सेतु, इस बात को लेकर भी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और कल जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम के चूंकि आपकी उपस्थिति रही, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस कार्यक्रम की मैं पहली बार मैंने देखा कि 2000 से ज्यादा पत्रकारों का यहाँ उपस्थिति, ये दिखाता है कि कल के जो आयोजन है बहुत सफल आयोजन रहा। और मैंने ये देखा कि किसी भी प्रकार के जो मुख्यमंत्री कोई भी स्टेट के हो, मध्य प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ का हो या किसी भी स्टेट का हो, इतने
बड़े पैमाने में पत्रकारों को एकत्रित कर जिस प्रकार से घोषणाएं की है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं ये बताना चाहूंगा पाठक जी कि आपने एक उल्लेख किया कि श्राद्ध पक्ष या किसी भी पक्ष पे इस प्रकार से जो है जो दिन आते हैं इन दिनों में जो है कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। पत्रकारों के लिए मैंने देखा कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन का दौर था तो पत्रकारों के लिए नहीं था। अगर कर्फ्यू लगता है तो भी पत्रकारों के लिए वो लागू नहीं होता है, छूट मिलती है। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जो आप ईश्वर की बात करते हो, ईश्वर भी इस प्रकार के कार्यक्रम में पत्रकारों का ही पक्ष रखे लेंगे और किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलेगा। और जो भव्य पत्रकार, जो एशिया में सबसे बड़ा पत्रकार भवन का निर्माण होने के लिए जो भूमि पूजन हुआ है, मुझे लगता है कि वो एक संदेश अच्छा है। और साथ ही एक संदेश उन्होंने वो भी दिया है कि 27 जिलों में और पत्रकार भवन के निर्माण करने के लिए भी उसका कार्य शुरू हो चुका है। तो मैं अंतिम प्रतिक्रिया में लूंगा द्विवेदी जी से, क्योंकि वो राज्य जो है चुनावी माहौल में है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि टिकटों के वितरण भारतीय जनता पार्टी ने एक तो कर दिए है, एक सूची जारी कर दी है, कांग्रेस की लिस्ट कब तक आने की संभावना है? इसमें श्रीवास्तव जी ऐसा है कि मंथन का दौर चल रहा है, बार बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है लेकिन कोई भी एक डिसीजन तक के कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पा रही है। बार बार पत्रकारों के द्वारा सवाल आता है कि यहाँ से सूची फाइनल करके ऊपर भेज दी गई है हाईकमान को, वहां से फाइनल मुहर लगने के बाद में सूची जारी की जाएगी। तो इस तरीके के जो बयानबाजी है ये 15 से 20 दिनों से लगातार आ रहे हैं। जब भाजपा ने पहली सूची जारी की थी, 21 नाम 22 नाम जब उन्होंने तय किए थे, तब से कांग्रेस पार्टी का बयान लगातार आ रहा है कि हम ये सूची जारी कर रहे हैं, वो सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति तक के एक भी सूची उनकी जारी नहीं हुई है। संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है, लोग अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं, संभावित सूचियों का प्रकाशन लगातार चैनल वाले, चाहे प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले से आकलन उन नामों का प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, लेकिन तभी होगा जब उनको बीफॉर्म इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है वहां छत्तीसगढ़ से संबंधित है कि क्या वो आप पार्टी का वहां प्रभाव है? आप पार्टी वहां पर उम्मीदवार उतार रही है अभी, तो क्या उसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वो कर सकते हैं या क्या नुकसान कांग्रेस को कर सकते हैं? इसमें एक चीज स्पष्ट कर दे रहा हूं श्रीवास्तव जी कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक के 22 उम्मीदवारों का नाम यहाँ पे घोषित कर दिया है। 22 लोगों का नाम जो घोषित किए हैं, जिस तरीके से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे लगातार दौरे हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं अपनी साख बनाने में छत्तीसगढ़ में कामयाब हो रही है। जिस तरीके से उनकी सभाओं पे जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ कोई उनके तरफ से दिए वाले बयान में तो ये कहा जाता है कि भीड़ कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। तो यदि इस तरीके की भीड़ यदि इनकी सभाओं में है और कहीं न कहीं यदि ये 5 या 10% वोट यदि कन्वर्ट उस भीड़ का कर पाते हैं, तो यहाँ समीकरण कांग्रेस के लिए ही ज्यादा नुकसानदायक होगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे प्रेस वार्ता में। एक बात जो द्विवेदी जी ने कही है कि आम आदमी पार्टी के उपस्थिति निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए घातक हो सकते हैं। ये आगे देखना ये योग्य होगा कि इलेक्शन में कौन जीतता है और कौन हारता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।